तीन बहनों का एक ससुराल। भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। शिल्पा दीदी, मेघा दीदी, तुम दोनों मेरे हिस्से का भी, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। निशा, तुम बहुत ज्यादा काम चोरी करती हो। अरे हम तीनों इस घर की बहू हैं और तुम तो इस तरह करती हो जैसे हम दोनों बहनें इस घर की नौकरानी हैं और तुम इस घर की मालकिन। हाँ दीदी, कह रही हो निशा दो किताब बाहर से क्या पढ़कर आ गई, इसने तो ससुराल में हमारी नाक में दम करके रखा है। आप दोनों ऐसा क्यों बोल रही हो? भला मैं आपकी नाक में दम क्यों करके रखूंगी? अब देख रही हो ना, मैं गर्भवती हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। तो क्या हुआ, गर्भवती तो हम भी हैं, तुम अनोखी थोड़ी ना हो। शिल्पा दीदी, वो देखो माँ जी आ रही है। आज तो हमें निशा की शिकायत माँ जी से कर ही देनी चाहिए। शिल्पा और मेघा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय राम, माँ मैं मर गई, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? तभी गायत्री निशा के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते ही सबसे पहले उसके पास आती है। अरे सब कुछ ठीक तो है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन अभी तो घर का काम भी करना है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आराम करके फिर घर का काम कर लूंगी। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? अब तुझे घर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस कर, बहुत काम कर लिया तूने। जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। अच्छा माँ जी, आप कहती हो तो आराम कर लेती हूँ, वरना मैं तो अपनी बहनों के साथ मिलकर काम करूँ। चलिए माँ जी, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। निशा बहुत चंट और चालाक होती है, वो अपनी सास को अपने बहानों में फंसा कर रखती है। उसके जाते ही उसकी दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। देखो तो सही, छुटकी तो बहुत तेज निकली, हमारे बोलने से पहले ही माँ जी के सामने इसने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्या सोचकर माँ ने हमारी शादी एक ही ससुराल में करवा दी। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। रोजाना हम दोनों ही घर के सारे काम करते हैं और ये कोई काम को हाथ ही नहीं लगाते। अरे हम दोनों भी तो गर्भवती हैं, माँ जी को हम तो दिखाई ही नहीं देते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो घर के काम ही कर लो, क्योंकि हमारी कामचोर बहन तो अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेघा और शिल्पा पहले ही घर के सारे काम करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शाम को हो जाती है और शाम को निशा अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में बात कर रही होती है। तभी शिल्पा उसके पास आती है और निशा, चलो खाना बनाने में हमारी मदद करो। लेकिन खाना बनाने का काम तो मेरा नहीं है, फिर मैं आपकी मदद क्यों करवाऊं? क्योंकि सुबह हम दोनों बहनों ने मिलकर तुम्हारे हिस्से का काम किया था, इसलिए चुपचाप से उठ जाओ और काम करवाओ। तभी वहाँ पर गायत्री आ जाती है, जिसे देखकर निशा कहती है, तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने कपड़े धोकर उन्हें छत पर ले जाकर सुखाया भी, और इसके बाद भी ऐसा बोल रही हो दीदी कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। हे भगवान, आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ना, मेरी प्यारी बहू निशा, किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो शिल्पा, तुम और मेघा मिलकर जो काम करना है कर लो, और तुम्हें मेरी प्यारी बहू हमेशा कोई काम करवाने की जरूरत नहीं। देख रही हो ना, उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। वैसे भी अभी उसे इतने काम करने की आदत नहीं है। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। बस बहू, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी बहन के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। उसे कितना बुरा लग रहा होगा। अपनी सास के ऐसा कहते ही शिल्पा चुपचाप वहाँ से रसोई में मेघा से कहती है, हमारी छोटी बहन कितना झूठ बोलती है। अरे शहर इसलिए भेजा था ताकि वहाँ से मॉडलिंग और झूठ बोलना ही सीखे। माँ जी ने अपने लाड प्यार में इसको और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। क्या हुआ दीदी, इतने गुस्से में क्यों हो? होना ही क्या है, हमारी बहन है ना, हर बार माँ जी के सामने भोली बनकर हमें डांट खिला देती है। एक बार भी ये नहीं सोचती कि अब वो भी गर्भवती है, उसे भी घर के काम करने चाहिए ताकि उसका शरीर खुलता रहे और डिलीवरी के समय उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं दीदी, हम एक बार माँ जी से बात करके देखेंगे। जब हम इस घर में तीन बहू हैं, तो हमें तीनों को बराबर का हक मिलना चाहिए और बराबर का प्यार भी। रात को सारे काम करने के बाद शिल्पा और मेघा दोनों अपनी सास के कमरे में पहुंच जाते हैं। माँ जी, दरअसल हम आपसे कुछ बातें करने आए हैं। हाँ बहू, बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल माँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तभी वहाँ निशा आ जाती है और अपनी सास का दूध गर्म करके उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाई हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी बहू है मेरी। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे थे जो मुझे निशा जैसी बहू मिली है। बहुत मेहनती, सारे काम भी करती है, और तुम दोनों इतनी निकम्मी हो कि बस किसी न किसी बात की शिकायत करने मेरे पास पहुंच जाती हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मैं भी तो सुन लूं, मेरी बहनें किस चीज की शिकायत लेकर आई है यहाँ? पर कहो दीदी, क्या हो गया?
अपने कमरों में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है और अब एक दिन अचानक से निशा को लेबर पेन शुरू होता है। निशा के इसी तरह चिल्लाने पर गायत्री अपनी दोनों बहू से कहती है, तुम दोनों यहाँ खड़ी हुई मुँह क्या देख रही हो? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। देख नहीं रही हो तुम्हारी बहन की क्या हालत खराब हो गई है? माँ जी, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस बस आती ही होगी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाती है, जिसके बाद निशा को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में जब डॉक्टर उसे ओपीडी में लेकर जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर गायत्री से आकर कहते हैं, डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम है, ऊपर से बच्चा अंदर अनहेल्दी भी है। शायद पैदा होते होते बच्चा इस दुनिया में ना रह सके, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा सही सलामत माँ के पेट से बाहर आ जाए। लेकिन इस कंडीशन में बच्चे को कुछ भी हो सकता है, तो हम जिम्मेदार नहीं है। आपको इसी के चलते पेपर साइन करने होंगे। ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद डॉक्टर गायत्री को पेपर देकर उससे साइन करवा लेते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, अगर आपने अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दिया होता, उसे एक्सरसाइज करवाई होती, घर के थोड़े बहुत काम करवाए होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये सुनते ही गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। डॉक्टर किसी तरह निशा की नॉर्मल डिलीवरी तो कर देते हैं, लेकिन बच्चे के कमजोर होने की वजह से उसे मशीन के अंदर ही लेटा दिया जाता है। अपने बच्चे की ये हालत देखकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत काम चोरी की। काम न करने की वजह से मेरे बच्चे की आज ये हालत है। निशा अपनी गलती को लेकर पछता रही होती है, तो वहीं अस्पताल में उसकी दोनों बहनों को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जहां उन्हें भी ओपीडी में लेकर जाया जाता है। उन दोनों के बच्चे बहुत स्वस्थ और हेल्दी होते हैं और उन्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। जैसे ही निशा अपनी दोनों बहनों के बच्चों को देखती है, वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, अगर मैंने आपकी बातें सुनी होती तो शायद आज मेरे बच्चे के साथ में ऐसा न होता। देखा बहन, हमने तेरे भले के लिए ही तुझे समझाया था, लेकिन तुझे तो इस बात से बहुत दिक्कत थी कि हम तीनों बहन एक ही ससुराल में हैं। हम तेरा अच्छा ही सोचते थे, लेकिन तुझे हम पर यकीन ही नहीं था। लेकिन चिंता मत कर बहन, तेरा बच्चा बहुत जल्द अच्छा हो और स्वस्थ हो जाएगा। शिल्पा और मेघा दोनों निशा को गले से लगा लेते हैं। कुछ ही हफ्तों के बाद निशा का बच्चा भी पहले से बेटर हो जाता है, जिसके बाद वो उसे खुशी खुशी अपने घर ले आती है। अब निशा अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छे से रहती है, उनके साथ घर का काम भी करवाती है और वो तीनों एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सौतेली बहन बनी सौतन। सुन स्वाति, कहाँ जा रही है? माँ, मैं कॉलेज जा रही थी। बस इधर को आजा, अभी तुझे कॉलेज भेजूं। यहाँ आ और रोटी पका। माँ, 3 तारीख से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। आप तो जानते ही हो कि मेरी माँ का कितना सपना था कि मैं ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर से पास हूँ, लेकिन वो इस दिन को देखने के लिए आज जिंदा ही नहीं है। इसलिए आप मुझे मत रोकिए, मैं बस कुछ दिनों तक कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तेरी माँ का सपना था तो मैं इस चीज में दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन हाँ, कॉलेज से आने के बाद तो वो सब कुछ करेगी जो मैं तुझसे करवाऊंगी। ठीक है। स्वाति अपनी माँ से बोलकर कॉलेज चली गई। खूब मन लगाकर उसने कॉलेज में पढ़ाई की और घर आ जाने के बाद उसने अपनी सौतेली माँ की भी सारी बातों को माना। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। स्वाति की एक सौतेली बहन भी थी, लेकिन वो अभी पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गई हुई थी। अभी उसकी छोटी बहन विदेश में ही थी कि विशाखा ने स्वाति के लिए एक रिश्ता ढूंढा और साधारण से परिवार में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद भी सब कुछ सही ही चल रहा था। स्वाति अपने पति के साथ ही रह रही थी और उसके कोई सास या ससुर भी नहीं थे। एक दिन, अरे रोहन जी, आप जानते हो आज मेरी बहन विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है। क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? जी हाँ, मेरी सौतेली बहन है आरोही, आज ही आई है। वो बेचारी तो अपनी पढ़ाई के चक्कर में मेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी। तो अब बुला लो, आज ही वो विदेश से लौटी है, तो तुम उसको शाम को खाने पर बुला लो। इसी बहाने मेरा भी उससे मिलना हो जाएगा। जरूर। स्वाति ने खुशी खुशी अपनी सौतेली बहन को फोन मिला दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये बहन उसकी जिंदगी में एक सैलाब लेकर आने वाली थी। उसने खुशी खुशी आरोही से बात की और फिर वो खाना बनाने में लग गई। आज तो स्वाति दीदी ने मुझे खाने पर बुलाया है माँ। अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि वो काली शायद तुझे भूल ही गई है। ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और जाने की तैयारी कर ले, वहाँ तेरे जीजू भी होंगे, तब तो और मजा आएगा। मतलब कुछ भी नहीं मेरी प्यारी माँ। मैं चलती हूँ। ये लड़की भी ना बड़ी ही नटखट है। विशाखा भी
मैं देखता हूँ। रोहन ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ये मेरी साली तो नहीं हो सकती। आप कौन? अंदर आने को नहीं बोलोगे चीचू? क्या सच में यही मेरी साली है? हेलो। अरे साली साहिबा, आइए आइए, आपका स्वागत है। शुक्रिया हैंडसम। इसने मुझे हैंडसम कहा। मेरी प्यारी बहन, तू आ गई? हाँ, आ गई। आपसे तो इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मेरे आने तक शादी ना करती। माफ कर दी, पर सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। खैर छोड़ो। वैसे दीदी, मेरे जीजू बड़े हैंडसम हैं, इन पर तो कोई भी लड़की लापची हो जाएगी। ज्यादा छिछोरे वाली बातें मत कर, मैं तेरे मिजाज को बचपन से जानती हूँ। चल अब अपने जीजू को छेड़ना बंद कर। ओके फाइन। रोहन जी, इसकी बातों को गलत न समझना, ये ऐसे ही है। आप दोनों बैठिए, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। स्वाति कॉफी लेने के लिए चली गई और रोहन और आरोही बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? लोगों के दिलों तक जाने लायक मैंने पढ़ लिया है। यकीन ना आए तो मैं तुम्हारा दिल खोल कर दिखाऊं? मतलब? आप इतनी दूर क्यों बैठे हुए हो जीजू? जरा पास तो आइए। पास? लेकिन क्यों? आपको चिकौच करना है। ये तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है। आपकी बातें हो गई हो तो ये कॉफी लीजिए। लाओ, लो साली जी। दीजिए हैंडसम। आरोही ऐसे ही रोहन से मजाक पे मजाक किए जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके इन मजाकों का रोहन पर क्या असर हो रहा था। जितनी भी देर आरोही वहाँ पर रही, उसने रोहन से ऐसे ही मजाक किया। और रात को नहीं, मेरी तो यहाँ से जाने वाली आखिरी बस भी छूट गई। कोई नहीं आरोही, तुम्हें रोहन जी अपनी बाइक पर छोड़ाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं छोड़ाऊंगा। शुक्रिया। रोहन और आरोही दोनों ही बाइक पर बैठ गए। उसने रोहन को पीछे से कसकर पकड़ लिया। रोहन को भी उसका ऐसे पकड़ना काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों ही घर पहुंच गए। जाओ आरोही। थैंक्स। ऐसे बोलकर आरोही ने रोहन को गाल पर किस किया। ये क्या? मैं चलती हूँ, बाय जीजू। क्या ये कोई सपना था? होश में आ जा रोहन, होश में आ। रोहन भी अपने घर को लौट गया, लेकिन वो बुरी तरह से बस आरोही के ही ख्यालों में खोया हुआ था। अगली सुबह आरोही का उसके पास फोन आया। बोलो। जीजू, आज मेरा प्लान अपने दोस्तों के साथ स्टारगेजिंग का था, लेकिन पता है वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगे? मैं पूरी रेडी हूँ। क्या? जरूर। ठीक है, दीदी को भी बुला लेना। वो तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है, तो वो नहीं आ पाएगी। मैं चलूंगा ना। ठीक है, तो आप मुझे शाम को बस स्टॉप पर मिलो। सही है। कौन था? वो मेरी बॉस थी। मुझे आज भी काम पर जाना पड़ेगा। पर आज तो संडे है। हाँ, तो आज मेरा ओवरवर्क का दिन है। अब मैं तैयारी करता हूँ। रोहन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले और साथ ही उसने खुद को नहा धोकर एकदम चमका लिया। ये ऑफिस जाने के लिए इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? कुछ तो गड़बड़ है। रोहन तैयार होकर निकल गया। पीछे से स्वाति भी अपना चेहरा घूंघट में छिपाकर उसका पीछा करने लगी। ये ऑफिस का तो रास्ता नहीं है, ये कहाँ जा रही है? रोहन चलता चलता बस स्टॉप पर पहुँच गया, जहाँ आरोही उसका इंतजार कर रही थी। मैं आ गया। बहुत देर कर दी। लो, बस भी आ गई। चलो चलते हैं। वो दोनों बस में बैठ गए। पीछे से स्वाति भी चढ़ गई और कुछ ही देर में वो दोनों पहाड़ी इलाके में तारे देखने पहुंच गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? ये घूंघट वाली औरत कब से हमारे पीछे है? खैर छोड़ो। आरोही। यस जीजू। बेबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेबी? ओहो, तो आप भी फ्लर्टिंग सीख गए? फ्लर्टिंग नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ बेबी। और तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? क्या? झूठ मत बोलना। वो मेरे गाल को तुम्हारे होठों का छूना और मुझे गले से लगाना झूठ नहीं था ना? आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने तो उन दोनों की बातें अब स्वाति से बर्दाश्त नहीं हुई और वो रोहन के पास आ गई। क्या हो रहा है यहाँ रोहन जी? तुम? दीदी। वाह आरोही, वाह, तूने मेरे ही पति को फंसा लिया। तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार जो तुमने आरोही को कुछ बोला। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिए। जीजू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरा तो ऑलरेडी अमेरिका में एक बॉयफ्रेंड है और जो बातें मुझे आप गिना रहे हो वो तो
लेकिन मुझे क्या पता कि ये मुझ पर ही लट्टू हो जाएंगे। अच्छा, सुन लिया आपने? ये अमेरिका से आई है, इसलिए जो भी इसने किया इसके लिए वो सब कुछ नॉर्मल था। जी, और मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड केन से ही प्यार करती हूँ। मैं आपको तो रत्ती भर भी पसंद नहीं करती। दीदी, संभालो अपने पति को। आरोही ऐसे बोलकर रोहन के पास से सीधा बस पकड़कर चली आई। दूसरी तरफ रोहन की भी स्वाति ने अच्छे से रिमांड ली। इस दिन के बाद से रोहन की सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। उसे फिर कभी ना अपनी साली और